नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे कावेरी सीड्स कंपनी के बारे में। हम जानेंगे कि इनका जो हिस्ट्री है वो कैसे रहा, इसके अलावा वो कौन कौन से अलग अलग जो सीड्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये जो कंप्लीट सेक्टर है उसका टोटल कंप्लीट वैल्यू चेन क्या है या उसका प्रोडक्ट साइकिल क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे जाके उनके वैल्यूएशंस और फाइनेंशियल्स के बारे में देखेंगे और रिसेंटली ये जो सेक्टर है सीड मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का सेक्टर, उसके क्या अपडेट्स है और उसका क्या फ्यूचर हो सकता है, ये सब के बारे में हम ये वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी एक्टिव हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो यदि आप कावेरी सीड्स का हिस्ट्री देखोगे तो 1976 में जीवी भास्कर राव इन्होंने सीड प्रोडक्शन जो यूनिट है उसकी शुरुआत की थी। बाद में 1986 में कावेरी सीड्स की शुरुआत हुई और बाद में आप देखो तो उन्होंने कंटिन्यूसली अलग अलग जो डेवलपमेंट्स है वो उन्होंने की है। जैसे कि उन्होंने बाद में जो मेज़ हाइब्रिड मेज़ है उसकी प्रोडक्शन की शुरुआत की। 2007 में ये जो कंपनी है वो लिस्टेड हो गई। 2008 में ये कंपनी में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ जब भी उन्होंने उनका जो हाइब्रिड कॉटन है उसका लॉन्च किया, जिसका नाम था जादू। ये उनके प्रोडक्ट का नाम है। इसके अलावा और उनके कुछ प्रोडक्ट्स है जैसे कि ATM हो गया। और बाद में आप देखो तो कावेरी सीड्स का जो नाम है वो फोर्ब्स के लिस्ट में आया था, जो एशिया पैसिफिक का लिस्ट है अंडर $1 बिलियन कंपनी। उसमें आप देखोगे तो 2011, 12, 13 और बाद में 2014 में कावेरी सीड्स के जो रेवेन्यूज है वो उन्होंने 1000 करोड़ से भी ज़्यादा उन्होंने कर लिए। तो उसके बाद में आप देखो तो ये जो सेक्टर है उसमें कुछ अलग अलग इश्यूज आने लगे। इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो कंप्लीट सीड इंडस्ट्री है वो कैसे वर्क होती है या उनका जो प्रोडक्ट का साइकिल है वो बेसिकली कैसे चलता है। तो ये जो सीड इंडस्ट्री है उसमें आप देखो तो बेसिकली दो टाइप्स के सीड्स होते हैं। एक होते हैं हाइब्रिड सीड्स और दूसरे है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड। इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये जो सीड्स है वो नॉर्मल सीड से थोड़े अलग होते हैं। पहले ये जो सीड कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यानी जो बेसिकली R&D करती है कि फार्मर की बेसिकली फिलहाल में क्या नीड है। जैसे कि उनको ज़्यादा जो यील्ड है वो चाहिए होता है। इसके अलावा उनको ऐसे कुछ सीड्स चाहिए होते हैं कि जो कम बारिश में भी उनका जो टोटल प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है। इसके अलावा फार्मर का ये भी नीड होता है कि जो अलग अलग पेस्ट होते हैं या जो इंसेक्ट्स है, इससे जो प्लांट है उसका प्रोटेक्शन हो। तो ये जो सारे नीड्स है उसको कंसिडर करके जो सीड मैन्युफैक्चरिंग या जो सीड की R&D की कंपनी है, जैसे कि कावेरी सीड्स एक है, इसके अलावा काफ़ी अलग अलग है जैसे कि निजुविडू सीड्स है या राशि सीड्स है, नाथ बायोजिन्स है। तो ये जो सारी कंपनीज है वो सीड को डेवलप करती है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स या जो हाइब्रिड सीड्स हो गए। और ये जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं उनको डेवलप करने के लिए यानी उनका रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी समय लगता है। लगभग 6 to 7 ईयर्स का इसके लिए समय लगता है। और बाद में इसके ICAR ट्रायल्स होते हैं, यानी गवर्नमेंट इनकी जो ट्रायल्स लेती है लगभग 3 ईयर्स के लिए, जिसमें सारी जो टेक्निकल चीज़ें वो देखी जाती है। और ये ट्रायल्स को कंप्लीट करने के बाद ही जो सीड कंपनीज है वो ये जो सीड्स है उनको कमर्शियली लॉन्च करती है। और कमर्शियल लॉन्च करने के पहले ये जो सीड्स है वो फार्मर को टेस्ट के लिए दिए जाते हैं, उनका कैसा रिस्पॉन्स है वो देखा जाता है। और एक बार सेटिस्फैक्टरी उनको रिस्पॉन्स मिल जाता है तो क्या करते हैं पहले कि ये जो सीड्स है उनको कुछ जो फार्मर्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे उसको ग्रो करने के लिए कहा जाता है। तो ये समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, हम कॉटन सीड्स का एग्जांपल देखते हैं। तो कावेरी सीड्स के साथ जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ऐसे जो फार्मर्स है वो पहले फर्स्ट ईयर में ये जो कॉटन के सीड्स है वो ग्रो करते हैं। जैसे कि इनको आप देखोगे तो जून में सो किया जाता है और बाद में दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये मंथ्स में ये जो सीड्स है वो तैयार हो जाते हैं और उसको रिटर्न किया जाता है कावेरी सीड्स को। और बाद में कावेरी सीड्स ये जो तैयार सीड्स है वो फार्मर से परचेस करती है। पर पैकेट पे आप देखोगे तो फार्मर्स को इसका रिन्यूमरेशन यानी उनको पे किया जाता है। इसके बारे में आगे जाके देखेंगे। और ये जो सीड्स है जो फार्मर से वो लेते हैं उसके बाद में उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको पैकेज किया जाता है और बाद में ये जो सीड्स है वो नॉर्मल फार्मर को सेल किए जाते हैं, जिससे कावेरी सीड्स के रेवेन्यूज आते हैं। तो यहाँ पर आप स्पेसिफिकली कॉटन के लिए देखोगे तो कॉटन का एक जो पैकेट होता है वो लगभग 450 ग्राम्स का होता है, जिसकी नॉर्मल मार्केट में प्राइस 700 to 750 रुपीज है पर पैकेट। तो इसमें से लगभग जो फार्मर प्रोड्यूस करता है और बाद में कावेरी सीड्स को देता है, ये जो सीड्स होते हैं उनको लगभग 1 पैकेट के ऊपर 200 to 250 रुपीज दिए जाते हैं। और बाद में कावेरी सीड्स ये जो कॉटन के सीड्स है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू अलग अलग जो फार्मर्स है जिनको सो करना है कॉटन,
उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या सेल करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले कुछ जो टर्मिनोलॉजी है उसको देख लेते हैं, जैसे कि डिफरेंस क्या है हाइब्रिड सीड्स और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तो जनरली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स है उसमें से जो जीन्स होता है वो एक कोई तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका लिया जाता है। तो बीटी के केस में आप देखोगे तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थोरेंजोलिसिस, इसका आप नाम देख सकते हो। तो इससे जो जीन है वो लिया जाता है और बाद में जो सीड है उसमें डाला जाता है। इससे जनरली जो कॉटन का प्लांट है वो अलग अलग जो इंसेक्ट्स है इससे थोड़ा रेजिस्टेंट हो जाता है। इसके कंपैरिजन में यदि आप हाइब्रिड सीड्स देखोगे तो हाइब्रिड सीड्स में कोई भी नया जीन नहीं डाला जाता है, कोई भी अलग एनिमल का या कोई अलग बैक्टीरिया का। इसमें अलग अलग वेराइटीज ली जाती है सेम प्लांट की। जैसे कि आप राइस में या पैडी में देखोगे तो अलग अलग दो राइस की वेराइटीज है। एक की वेराइटी की एक एडवांटेज ये है कि वो कम पानी में भी ज़्यादा उसका जो प्रोडक्शन है वो आ सकता है, और जो दूसरा राइस है उसका आप देखोगे तो एडवांटेज ये है कि उसमें ज़्यादा जो इंसेक्ट्स है उससे वो काफ़ी रेजिस्टेंस है। तो सपोज ये दोनों वैरायटीज को क्रॉस कर देते हैं तो जो नया वैरायटी तैयार होगा तो इसमें ये दोनों एडवांटेजेस है या जो दोनों बेनिफिट्स है वो फार्मर को मिल सकते हैं। तो ये बेसिकली हो गया हाइब्रिड और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स है इसका डिफरेंस। पर यदि आप जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स देखोगे तो वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए या ह्यूमन हेल्थ के लिए थोड़े वो हार्मफुल हो सकते हैं, क्योंकि उसमें आप देखोगे तो अलग जो बैक्टीरिया है वो प्लांट में इंसर्ट किया जाता है। और इसके कंपैरिजन में हाइब्रिड जो सीड्स है उसमें उतना ज़्यादा आप देखोगे तो हार्म नहीं है। और इसीलिए इंडिया में फिलहाल में सिर्फ कॉटन ये जो प्लांट है उसमें ही जेनेटिकली मॉडिफाइड जो टेक्निक है उसको अलाउ किया है, और बाकी कोई भी सीड के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने फिलहाल में ये जो बीटी टेक्नोलॉजी है उसको अलाउ नहीं किया है। आगे जाके फ्यूचर में मे बी बीटी ब्रिंजल या बीटी मस्टर्ड आ सकता है, पर इसके लिए हमें देखना होगा कि जो गवर्नमेंट है वो कभी परमिशन देती है। तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स है कॉटन में आप देखोगे तो इसको बीटी कहा जाता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया प्लांट में इंसर्ट किया जाता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो मॉन्सेंटो करके एक कंपनी है जो एक यूएस बेस्ड कंपनी है, उन्होंने इंडिया में ये टेक्नोलॉजी को लाया था लगभग 2002 ईयर में। और बाद में ये जो मॉन्सेंटो है वो अपने जो रिसर्च है इसके लिए वो रॉयल्टी चार्ज करते थे। इनिशियली ये जो रॉयल्टी था वो लगभग 1200 रुपीज पर पैकेट इतना था, और तभी पर पैकेट का जो टोटल कॉस्ट था वो लगभग 1800 रुपीज तक चला गया था। पहले उन्होंने बीटी के जो फर्स्ट वर्जन था ये टेक्नोलॉजी का वो लाया, बाद में इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करके सेकेंड वर्जन लाया। पर वो समय में आप देखोगे तो पर पैकेट का जो कॉस्ट था कॉटन का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बट एट द सेम टाइम आप ग्राफ में देख सकते हो कि यहाँ पर जो टोटल यील्ड है कॉटन की वो 2000 ईयर के पहले आप देखो तो काफी कम थी, और 2010 और उसके बाद में ये जो यील्ड है पर हेक्टर की जो यील्ड है या टोटल जो प्रोडक्शन है, इसके अलावा टोटल जो लैंड अंडर कल्टीवेशन है कॉटन के लिए वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और इसका रीजन यही है कि ये जो बीटी टेक्नोलॉजी है वो आप देखो तो काफी सुपीरियर टेक्नोलॉजी थी कंपेयर टू नॉर्मल जो नॉन बीटी टेक्नोलॉजी थी, या जो नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड जो कॉटन है वो एक नॉर्मल तरीके से इंडिया में सो किया जाता था और उसका प्रोडक्शन लिया जाता था। तो उसके बाद में इंडिया का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। पर उसके बाद में आप देखो तो 2011-12 के बाद में ये जो ग्राफ है वो काफी स्टेगनेंट हो गया है। यहाँ पर बहुत ज्यादा जो लैंड है अंडर कल्टीवेशन कॉटन का वो बढ़ नहीं रहा है। इसके अलावा आप देखोगे तो टोटल जो यील्ड है वो भी स्टेगनेंट हो गई है। तो इसकी कुछ अलग अलग रीजंस है, कुछ टेक्निकल रीजंस आ जाते हैं इसमें, जैसे कि तो ये जो कॉटन का क्रॉप है उसका एक स्पेसिफिक लिमिट होता है, उतने मंथ्स में ही आपको ये जो कॉटन का क्रॉप है वो लेना है। पर जनरली क्या करते हैं फार्मर्स, ये जो कॉटन क्रॉप है उसको बहुत ज़्यादा समय के लिए लेते हैं, यानी 1 साल या 15 मंथ्स 17-18 मंथ्स के लिए भी लेते हैं। तो ये जो बैड फार्मिंग प्रैक्टिसेस है जो इंडिया में फॉलो हो रही है फार्मर से, तो उसके वजह से क्या हुआ है कि जो इंसेक्ट्स है इन्होंने रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया है बेसिकली जो बीटी सीड्स है इसके अगेंस्ट, या जो पेस्टिसाइड्स है इसके अगेंस्ट। तो एक्चुअल में जितना पहले इंप्रूवमेंट हुआ था यील्ड में उतना फिलहाल में हो नहीं रहा है, क्योंकि अलग अलग जो डिसीजेस है नए डिसीजेस आने लगे या पुराने जो डिसीजेस है उन्होंने रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया है। तो ये फिलहाल में आप देखो तो इशू चल रहा है। इसके अलावा और एक बड़ा इशू हो गया था ये कंप्लीट कॉटन के सेक्टर में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मॉन्सेंटो ये जो यूएस कंपनी है उन्होंने इंडिया में ये जो टेक्नोलॉजी है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स है इसको 2002 में इंडिया में लाया था। पर उनका जो टोटल रॉयल्टी था पर पैकेट वो बहुत ज़्यादा था। पहले वो 1200 रुपीज़ था, बाद में गवर्नमेंट ने इसको रेगुलेट किया, बाद में आप देखो तो 600 हुआ, 400 हुआ। रिसेंटली लास्ट ईयर में ये जो टोटल रॉयल्टी है
वो 20 रुपीज पर पैकेट की थी, और ये ईयर में आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने कंप्लीट ये जो रॉयल्टी है उसको हटा दिया है। और बाद में मॉन्सेंटो ने इंडियन गवर्नमेंट पे केस कर दिया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो रॉयल्टी है उसको रेगुलेट करना शुरू किया था। और फाइनल डिसीजन ये आया सुप्रीम कोर्ट का कि ये जो अलग अलग रॉयल्टी है वो आप चार्ज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आप देखोगे तो एक टेक्नोलॉजी है और इसका जो बेनिफिट है वो फार्मर को मिलना चाहिए। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रॉयल्टी थी उसको जीरो कर दिया। तो ये जो रेगुलेशन हुआ या जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इसका एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि इंडिया में आप देखोगे तो सपोज जो रॉयल्टी है वो यदि मॉन्सेंटो को मिलेगी नहीं, फिलहाल में आप देखो तो मॉन्सेंटो को एक्वायर कर लिया है बेयर क्रॉप साइंस ने, तो सपोज उनको जो रॉयल्टी है वो नहीं मिलती है, तो आगे जाके जो न्यू टेक्नोलॉजी है यानी BT3 यानी जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में आएगी नहीं, क्योंकि उनको रॉयल्टी नहीं मिल रही है। क्योंकि रिसर्च करने के लिए अलग अलग कंप्लीट ये जो रिसर्च है उसको बहुत समय लगता है, इसके अलावा उसमें आप देखो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो अभी हम कावेरी सीड्स के स्पेसिफिकली कुछ नंबर्स देखते हैं। पहले हम कॉटन डिवीजन से शुरू करेंगे। तो कॉटन में आप देखोगे तो 2015 में उनके जो टोटल रेवेन्यूज थे वो 684 करोड़ के थे, 2016 में वो 422 के हो गए, 17 में वो 358 और 2020 फाइनेंशियल ईयर में वो 450 थे, और फर्स्ट हाफ में देखोगे 2021 के तो वो 435 है। तो आप उनके टोटल रेवेन्यूज कंपेयर करोगे 2015 से, तो यहाँ पर कंटिन्यूसली जो रेवेन्यूज है कॉटन के वो स्पेसिफिकली कम हुए हैं। इसका एक रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने 2015 में ये जो कॉटन की प्राइजेस है पर पैकेट की उसको रेगुलेट करके 700 to 750 रुपीज कर दिया था। और इसके अलावा आप देखोगे तो इंडिया में 2015, 16 और 17 में ड्रॉट था, जो रिक्वायर्ड बारिश है वो हुई नहीं थी। इसके बाद में अभी हम हाइब्रिड पैडी देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड है वो कॉटन का सीड है, जिसको मॉन्सेंटो ने जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में लाई थी। जो हाइब्रिड पैडी है वो आप देखोगे तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, इसमें कोई रॉयल्टी नहीं है, और ये जो डेवलपमेंट होता है प्रोडक्ट का या जो पैडी के सीड्स है वो हर एक सीड कंपनी करती है, जैसे कि कावेरी सीड्स है या बाकी जो सीड कंपनीज है। तो यहाँ पर आप उनके रेवेन्यूज देखोगे तो 2015 में लगभग 29 करोड़ के थे, और 2018 तक ये जो रेवेन्यूज है हाइब्रिड पैडी के वो लगभग कांस्टेंट है, और उसके बाद में जो रेवेन्यूज है वो काफी तेजी से ग्रो हुए हैं। जैसे कि 2019 में 51 करोड़ के हुए, 2020 में 85 करोड़ के, और फर्स्ट हाफ 2021 में 116 करोड़ के हुए। तो लास्ट आप 3 to 4 ईयर्स में देखोगे तो ये जो ग्रोथ है लगभग 30 to 40% की है। और यदि आप लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखते हो तो टोटल जो रेवेन्यू की ग्रोथ है फर्स्ट हाफ टू फर्स्ट हाफ कंपेयर करोगे तो लगभग 45 to 50% की ग्रोथ है। तो यहाँ पर ये जो अलग सेगमेंट है, पहले आप देखोगे 2007, 2008 से 2015 तक जो कॉटन की ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हो गई थी। कुछ ईयर्स में कावेरी सीड्स की जो ग्रोथ थी टोटल उनके रेवेन्यूज की वो 100% से ज्यादा थी। तो फिलहाल में नया ट्रेंड मुझे लगता है कि शुरू हुआ है, जो हाइब्रिड जो पैडी है या हाइब्रिड जो राइस है उसमें शुरू हुआ है। आप देखोगे तो इसके रिलेटेड मैंने कॉन कॉल में मैनेजमेंट को एक क्वेश्चन भी पूछा था, जिसमें मैंने मैनेजमेंट को यह पूछा था कि जो पहले कॉटन में हुआ है 2015 तक, क्या वो आगे जाके पैडी में हो सकता है क्या, जैसे कि पैडी में काफी आगे जाके ग्रोथ हो सकती है या नहीं। तो इसके रिलेटेड मैनेजमेंट ने ये कहा है, इसके रिलेटेड मैं आपको आगे जाके कुछ चार्ट भी बताऊंगा कि फिलहाल में जो टोटल पैडी का कल्टीवेशन है या जो टोटल एरिया है अंडर कल्टीवेशन वो लगभग 43 मिलियन के आसपास है, और यही आप यदि कंपेयर करोगे कॉटन का तो वो लगभग 12 मिलियन से। यानी पैडी या राइस इसका जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो कॉटन के कंपैरिजन में लगभग 3.5 टाइम्स से भी ज्यादा है। इसीलिए आगे जाके ये जो पैडी का सेगमेंट है इसमें काफी ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। इसके अलावा टोटल आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे पैडी में वो सिर्फ 6% का है, यानी मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो है यानी 94% जो फार्मर्स है वो हाइब्रिड पैडी फिलहाल में यूज ही नहीं कर रहे हैं, और इसके कुछ अलग अलग रीजंस है जो मैं आपको बताऊंगा। और सिर्फ 6% फार्मर्स है वो हाइब्रिड पैडी का यूज कर रहे हैं। यही आप यदि चाइना से कंपेयर करोगे तो जो भी प्रोडक्शन चाइना में पैडी का होता है उसमें से 90% जो प्रोडक्शन है वो हाइब्रिड पैडी का होता है। तो आप देखोगे तो इंडिया में सिर्फ वो 6% का है और चाइना में 90% का है, यानी इंडिया में आगे जाके ये सेगमेंट में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। तो यहाँ पे फिलहाल में इश्यूज ये है कि जो हाइब्रिड पैडी होता है उसका आप रीयूज नहीं कर सकते हो। जैसे कि सपोज फार्मर ने ये ईयर में जो पैडी है हाइब्रिड पैडी उसको फार्म में लगाया और बाद में उससे जो तैयार पैडी मिलेगा नेक्स्ट ईयर में उसको वो आगे जाके फिर से फार्म में नहीं लगा सकता। ये हाइब्रिडाइजेशन का एक निगेटिव है या डिसएडवांटेज है।
इसके कंपैरिजन में जो नॉर्मल ओपन पॉलिनेशन से यानी जो नॉर्मल राइस होता है उसको यदि आप फार्म में लगाते हो तो उसको आप कंटिन्यूअसली लगा सकते हो, यानी जो नेक्स्ट ईयर में जो फसल तैयार होगी उसको भी आप लगा सकते हो, यानी जो ग्रेन्स हो गए या जो सीड्स हो गए उसको। और स्पेसिफिकली पैडी के केस में ये जो सीड्स है वो आप 5 साल से भी ज्यादा यूज कर सकते हो। पर इसके रिलेटेड हाइब्रिड पैडी का एक मेजर एडवांटेज ये है कि हाइब्रिड पैडी की जो टोटल यील्ड है कंपेयर टू नॉर्मल जो आप देखोगे तो नॉन हाइब्रिड पैडी वो काफी ज्यादा है। तो जैसे जैसे आगे जाके फार्मर्स को इसके रिलेटेड अवेयरनेस आएगा तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये सेक्टर में काफी ज्यादा हाइब्रिडेशन हो सकता है। 6% का सपोज आगे जाके वो 15-20% भी हो जाता है तो भी कावेरी सीड्स के जो रेवेन्यूज है स्पेसिफिकली हाइब्रिड पैडी ये सेगमेंट के वो काफी आगे जाके बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन जो है वो कॉटन के कंपैरिजन में ऑलरेडी 3.5 टाइम्स है। यहाँ पर सिर्फ आगे जाके हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा होना चाहिए ताकि उनके जो रेवेन्यूज है वो बढ़ सके और फार्मर को भी आप देखोगे तो इससे एडवांटेज मिल जाएगा। और हाइब्रिड पैडी के लिए आप देखोगे तो युआन लोंगपिंग ये आप देखोगे तो इनको फादर ऑफ पैडी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट जो पैडी है यानी हाइब्रिड जो पैडी है उसका इन्वेंशन किया था 1973 में। और टोटल इसीलिए चाइना में हाइब्रिड पैडी के रिलेटेड काफी अलग अलग डेवलपमेंट्स हुए हैं और इसी वजह से चाइना में जो हाइब्रिडाइजेशन है पैडी में वो लगभग 90% का हुआ है, जिससे उनका जो टोटल प्रोडक्शन है वो काफी बढ़ गया है। चाइना ये टोटल वर्ल्ड में पैडी को ग्रो करने के लिए नंबर 1 कंट्री है और इसके बाद में इंडिया आ जाता है। टोटल वर्ल्ड में जो भी पैडी का प्रोडक्शन होता है उसमें से जो 90% का प्रोडक्शन है वो एशिया में होता है, जिसमें चाइना और इंडिया आप देखोगे तो काफी एक मेजर कंट्रीज है। इसके बाद में आप जो मेज के रेवेन्यूज है कावेरी सीड्स के वो देख सकते हो। तो मेज के जो रेवेन्यूज है उसमें ज्यादा बहुत चेंजेस नहीं आए हैं, क्योंकि मेज ये जो क्रॉप है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें पहले तो आप ज्यादा समय के लिए जो मेज के सीड्स है उनको स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कि यदि आप कॉटन के केस में देखोगे तो लगभग कॉटन के जो सीड्स है वो 3 इयर्स के लिए स्टोर कर सकते हैं, यानी उनका जो शेल्फ लाइफ है काफी ज्यादा है। मेज के केस में उसमें से जो वाटर का कंटेंट है उसको पहले निकालना पड़ता है, ड्राइंग करना पड़ता है और इसके लिए अलग एक्सपेंसेस होता है। इसीलिए जनरली मेज का जो शेल्फ लाइफ है वो काफी कम है और मेज क्रॉप काफी डिपेंड करता है गवर्नमेंट का बेसिकली फार्मर को कितना सपोर्ट है। कुछ ऐसे स्टेट्स है जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया या तेलंगाना हो गया, इसमें आप देखोगे तो ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता फार्मर्स को स्पेसिफिकली मेज ये जो क्रॉप है उसके रिलेटेड। वहां पे ज्यादा जो कॉटन है उसके रिलेटेड सपोर्ट मिलता है। तो ये जो क्रॉप है वो थोड़ा डिफिकल्ट क्रॉप है और इसीलिए इसके जो रेवेन्यूज है आप देखो तो कावेरी सीड्स ने इतने ज्यादा ग्रो नहीं किए हैं। इसके बाद में आप वेजिटेबल्स के डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट हाफ को कंपेयर किया है 2019-20 और 2021 को। तो यहाँ पर फर्स्ट हाफ में 2019 में जो रेवेन्यूज थे वो लगभग 4 to 5 करोड़ के थे, जो फिलहाल में 2021 में 21 करोड़ के हुए हैं। और मैनेजमेंट का ये गाइडेंस है वेजिटेबल सीड्स के रिलेटेड कि आगे जाके जो वेजिटेबल सीड्स है वो मिनिमम 50% से ग्रो हो सकते हैं, क्योंकि फिलहाल में जो बेस है वो काफी छोटा है। तो यहाँ पर आप टोटल रेवेन्यू मिक्स देखोगे तो पहले जो कॉटन का कंट्रीब्यूशन होता था कंप्लीट रेवेन्यू में लगभग 68% का होता था और फिलहाल में आप देखो तो वो कंटिन्यूसली उन्होंने रिड्यूस किया है, क्योंकि काफी जो इश्यूज हो गए थे कावेरी सीड्स में वो कॉटन की वजह से ही हो गए थे। क्योंकि कॉटन में आप देखो तो गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया था, इसके अलावा मॉन्सेंटो का केस चल रहा था और फिलहाल में आप देखोगे तो कॉटन का जो सेगमेंट है उसको गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर दिया है, यानी आप जो कॉटन की प्राइजेस है उसको बढ़ा नहीं सकते हो सीड इंडस्ट्री या सीड मैन्युफैक्चरर। और दूसरा ये प्रॉब्लम है कॉटन में फिलहाल में कि जो टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन है टोटल इंडिया में वो बढ़ नहीं रहा है। इसीलिए कोई भी जो सीड मैन्युफैक्चरर है या जो सीड डिस्ट्रीब्यूटर है जैसे कि कावेरी सीड, उनके जो रेवेन्यूज है वो ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली कॉटन के सेगमेंट में। इसीलिए फिलहाल में क्या हो रहा है कि कॉटन का जो टोटल एक्सपोजर है सारे मोस्टली फीड कंपनीज में वो उन्होंने कम करना शुरू कर दिया है। आप स्पेसिफिकली कावेरी सीड्स में देखोगे तो ये फिलहाल में 48% का है, जो 2015 में लगभग 68 to 70% का था। और यदि आप फिलहाल में देखोगे तो हाइब्रिड पैडी हो गया या जो सिलेक्शन राइस है, इसका जो टोटल पोर्टफोलियो में एक्सपोजर है या रेवेन्यू मिक्स में आप देखोगे तो वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। 2015 में वो लगभग सिर्फ 3% का था और फिलहाल में वो 9% का हो चुका है। और टोटल पैडी आप देखोगे हाइब्रिड राइस और सिलेक्शन राइस तो ये लगभग 15% to 17% का है। और फ्यूचर में कंपनी का यही एम है कि जो नॉन कॉटन का पोर्टफोलियो है या नॉन कॉटन के जो सीड्स है उनका टोटल पोर्टफोलियो में लगभग 60% का एक्सपोजर करना है, जो 2015 में आप देखोगे तो लगभग वो सिर्फ 30% का था। और फिलहाल में 2020-2021 में आप देखोगे तो वो 51% का है नॉन कॉटन और लगभग 48 to 49% कॉटन का एक्सपोजर फिलहाल में है।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो चीज़ें हो रही, एक तो जो टोटल रेवेन्यू का कॉन्सेंट्रेशन है वो रिड्यूस हो रहा है कॉटन का और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रही है कंपनी। इसके अलावा और एक यहाँ पर एडवांटेज मिल रहा है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कॉटन की जो पर पैकेट की प्राइजेस है वो गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर दी है, इसीलिए उनके जो ईबिटा मार्जिन है या ग्रॉस मार्जिन है कॉटन में वो आप देखोगे तो वो लिमिटेड है, लगभग जो ग्रॉस मार्जिन है वो 50% के है। और यही यदि आप बाकी नॉन कॉटन का जो पोर्टफोलियो है जैसे कि मेज हो गया या इसके अलावा वेजिटेबल्स है या जो पैडी है उसके जो ग्रॉस मार्जिन है वो 50% से ज़्यादा है, और इसीलिए टोटल जो ग्रॉस मार्जिन है कंपनी के या बाद में जो ईबिटा के मार्जिन है वो कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहे हैं, क्योंकि नॉन कॉटन का जो पोर्टफोलियो है वो कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है। यहाँ पर आप कावेरी सीड्स के ईबिटा के मार्जिन्स और रेवेन्यूज देख सकते हो। तो 2015 में जो टोटल रेवेन्यूज थे वो लगभग 1160 करोड़ के थे, और उसके बाद में कंटिन्यूसली उनके जो रेवेन्यूज है वो रिड्यूस हुआ है। पर इसके कंपैरिजन में यदि आप ईबिटा देखोगे तो 2015 में ईबिटा 309 करोड़ का था, और फिलहाल में 2020 में उनका जो ईबिटा है वो आप देखोगे तो 298 करोड़ का हुआ है, और फर्स्ट हाफ जो हुआ 2021 का उसमें जो ईबिटा है वो लगभग 337 करोड़ का हुआ है। तो जैसे कि आप देखोगे तो जनरली जो सीड कंपनी है उनके जो रिजल्ट्स है यानी उनके जो प्रॉफिट्स है वो जनरली फर्स्ट हाफ में होते हैं या मोस्ट ऑफ द वो फर्स्ट क्वार्टर में ही हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया में जो मानसून है वो आप देखो तो जून में आता है, और इसीलिए उनके जो मोस्टली रेवेन्यूज है वो फर्स्ट क्वार्टर में होते हैं। जो सेकेंड हाफ होता है उसमें आप देखो तो जो रेवेन्यूज है वो काफी कम होते हैं, मे बी वो आगे जाके बढ़ सकते हैं, क्योंकि कावेरी सीड्स फिलहाल में थोड़ा एक्सपोर्ट पे भी आप देखोगे तो फोकस कर रहा है। तो यदि वो एक्सपोर्ट में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनके जो बाकी क्वार्टर्स हो गए यानी क्वार्टर 2, 3 और क्वार्टर 4 इसमें भी आप देखोगे तो रेवेन्यूज आ सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सकता है। इसके बाद में आप टोटल कंपनी में कैश देख सकते हो, लगभग उनके पास 481 करोड़ का फिलहाल में कैश है, और कंपनी लास्ट 3 ईयर से आप देखो तो बायबैक कर रही है। फर्स्ट बायबैक उन्होंने 2018 में किया था 200 करोड़ का, बाद में 2019 में भी 200 करोड़ का किया था, 2020 में लगभग 196 करोड़ का किया था, और जो प्राइस आप देखोगे तो 675 to 700 रुपीज के आसपास ये जो प्राइस है वो बायबैक में आप देखोगे तो उन्होंने किया था। और इसमें टोटल जो शेयर्स है या टोटल परसेंटेज में आप देखोगे तो वो 4% का जो इक्विटी है वो हर बायबैक में वो रिड्यूस कर रहे हैं, और टोटल एक्सेप्टेंस जो रेशो होता है बायबैक में वो 20% का होता है। यानी सपोज आपके पास टोटल कावेरी सीड्स के 100 शेयर्स है तो उसमें से मैक्सिमम 20 जो शेयर्स है वो आप टेंडर कर सकते हो बायबैक में, और फिलहाल में जो प्राइस चल रहा है वो 500 रुपीज का है, और यदि आप टेंडर करोगे आपके 20% शेयर्स यानी 20 शेयर 700 रुपीज में तो आपको शॉर्ट टर्म में इसका बेनिफिट मिल सकता है। अभी हम कावेरी सीड्स और जो सीड का टोटल सेक्टर है उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या रिस्क है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मेजर रिस्क यह हो सकता है कि गवर्नमेंट आगे जाके जो बाकी सीड्स है जैसे कि पैडी या वेजिटेबल्स या जो बाकी सीड्स है मेज के सीड्स इसमें भी रेगुलेशन यानी प्राइस रेगुलेशन कर सकती है। पर मेरे अकॉर्डिंगली ये जो रिस्क है उसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कॉटन में ये इसीलिए हुआ कि कॉटन में मॉन्सेंटो ने जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में लाया था, क्योंकि वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन था। पर बाकी जो अलग अलग सीड्स है जैसे कि पैडी है, वेजिटेबल है या इसके अलावा जो मेज है इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, इसमें कोई भी रॉयल्टी कोई चार्ज नहीं करता है। इंडिविजुअल सीड मैन्युफैक्चरिंग या जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो ये जो टेक्नोलॉजी है उसका R&D करती है, और इसीलिए टोटल आप कॉस्ट देखोगे तो वो भी काफी कम है क्योंकि इसमें कोई भी रॉयल्टी नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बाकी जो नॉन कॉटन सीड्स है उसमें जनरली गवर्नमेंट जो है वो प्राइस रेगुलेशन नहीं करेगी। इसके अलावा जो सेकंड मेजर रिस्क है वो मानसून का है। इंडिया में 2015, 16 और 17 में आप देखोगे तो मानसून इतने अच्छी तरीके से नहीं हुआ था, यानी ड्रॉट था, इसीलिए कावेरी सीड्स के जो रेवेन्यूज और जो प्रॉफिटेबिलिटी है इसमें आप देखोगे तो काफी अफेक्ट हुआ था। इसके अलावा इलीगल सीड्स का भी एक यहाँ पर आप देखोगे तो एक रिस्क हो सकता है जो कॉटन में है स्पेसिफिकली, यानी ऐसे कुछ जो आप देखोगे तो सीड्स है जो गवर्नमेंट ने बैन किए हैं यहाँ पर फार्मर को खरीदने के लिए, फिर भी फार्मर जो है ये जो सीड्स है वो खरीदते हैं, और इसीलिए जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है जैसे कि कावेरी सीड्स है या निजोविडो सीड्स है या राशि सीड्स है, ये ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को आप देखोगे तो इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। इसके अलावा और एक रिस्क ये सेक्टर में ये हो सकता है कि ये जो सीड कंपनीज है वो टैक्स पे नहीं करती, यानी ये जो सारा इनकम या जो रेवेन्यूज वो जनरेट करते हैं उसको वो एज अ एग्रीकल्चरर एक रेवेन्यू करके आप देखोगे तो वो दिखाते हैं, और इसीलिए वो टैक्सेस पे नहीं करते हैं। और ये कंप्लीट इंडस्ट्री में ऐसे ही है, कोई भी जो सीड कंपनी है वो टैक्सेस पे नहीं करती है। और इसके रिलेटेड पहले कुछ इश्यूज भी हुए थे, जैसे कि सेबी ने यहाँ पर एक फॉरेंसिक ऑडिट करने को कहा था 2015 में। इसके अलावा इनकम टैक्स की कुछ रेट्स भी हुई है,
निजुविडू सीड्स में या कावेरी सीड्स में, पर इसका जो आउटकम है वो आप देखोगे तो कोई निगेटिव आउटकम फिलहाल में आया नहीं है। तो ये जो रिस्क है वो आपको ध्यान में रखने चाहिए। इसके अलावा आप अपॉर्चुनिटीज देखोगे तो मुझे पर्सनली मेजर अपॉर्चुनिटी ये लग रहा है कि आगे जाके जो स्पेसिफिकली हाइब्रिड पैडी है या हाइब्रिड राइस है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है, जैसे कि पहले कॉटन में हुआ। इसके दो रीजन है। पहले तो आप देखोगे तो टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन जो पैडी का है वो कॉटन के 3.5 टाइम्स है, और जो दूसरा रीजन ये है कि जो हाइब्रिडाइजेशन पैडी में हुआ है वो सिर्फ 6% का है कंपेयर टू कॉटन में 90% का है। तो आगे जाके ये जो पैडी का सेगमेंट है उसमें एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है। इसके अलावा वेजिटेबल का जो सेगमेंट है उसमें भी ग्रोथ हो सकती है। इसके अलावा बाकी अपॉर्चुनिटीज में आप देखोगे तो एक्सपोर्ट के रिलेटेड एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। फिलहाल में उनके जो एक्सपोर्ट्स है वो काफी कम है, पर मे भी फ्यूचर में वो जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ सकते हैं। रिसेंटली आप कॉनकॉल्स देखोगे तो मैनेजमेंट ने भी इसके रिलेटेड इंडिकेशन दिया था। इसके अलावा आप देखोगे तो कंपनी का जो टोटल बैलेंस शीट है वो काफी स्ट्रांग बैलेंस शीट है। लास्ट 3 ईयर्स से कंपनी बायबैक कर रही है। 200 लगभग 600 करोड़ के उन्होंने ऑलरेडी बायबैक कर दिया है। इसका मतलब कावेरी सीड्स के बैलेंस शीट में एक्चुअल जो कैश है वो प्रेजेंट है। और यहाँ पर इशू ये भी था कि जो इन्वेस्टर्स है उनको ये लग रहा था कि कंपनी में यहाँ पर कुछ इश्यूज है और एक्चुअल कैश कंपनी के बैलेंस शीट में है नहीं। पर बाद में आगे जाके 2018 से कंपनी ने जो बायबैक है उसकी शुरुआत की। इसके अलावा वो डिविडेंड्स भी देते हैं। लास्ट ईयर तक वो 3 रुपीज पर शेयर डिविडेंड दे रहे थे, ये ईयर में उन्होंने 4 रुपीज कर दिया था। तो इसका मतलब कंपनी के एक्चुअल बैलेंस शीट में आप देखोगे तो काफी अच्छा कैश है। इसके अलावा जो नॉन कॉटन का रेवेन्यू मिक्स है वो ईयर ऑन ईयर इंप्रूव हो रहा है, और इसी वजह से उनके जो ईबिटा लेवल के या जो पैट लेवल के मार्जिन है वो भी कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहे हैं। तो ये भी आप देखोगे तो फ्यूचर का एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अभी हम वैल्यूएशंस देख लेते हैं। तो करंटली आप देखोगे तो ये जो स्टॉक है वो लगभग 490 to 500 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू अर्निंग देखोगे तो लगभग 8 to 9 के आसपास जो प्राइस टू अर्निंग फिलहाल में है। प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 2.2 टाइम्स है। और करंटली आप टोटल कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो लगभग 2900 करोड़ का है, जिसमें से 481 करोड़ का कैश है। यानी यदि आप कैश को सब्ट्रैक्ट करोगे तो लगभग 2400 करोड़ आ जाएगा। तो फिलहाल में मुझे ये जो स्टॉक है वो काफी अंडर वैल्यूड लगता है, और ये जो अंडर वैल्यूएशन है उसके कुछ अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन ये हो सकता है कि ये जो कंप्लीट इंडस्ट्री है सीड का, इसमें हिस्टोरिकली आप देखोगे तो स्पेसिफिकली कॉटन में काफी इश्यूज हो गए थे, तो ये एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा सेबी ऑडिट का जो है वो और एक रीजन हो सकता है, पर इसका आप देखोगे तो कोई भी आउटकम नहीं आया था, यानी कोई भी निगेटिव कमेंट जो है वो सेबी ने नहीं किया था। इसके अलावा इनकम टैक्स की रेड हुई थी। इसके अलावा जो मॉन्सेंटो का केस था इसके रिलेटेड अनसर्टेनिटी था। इसमें आप देखो तो फिलहाल में गवर्नमेंट ने ये कहा है या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो मॉन्सेंटो है वो कोई भी रॉयल्टी जो है वो चार्ज नहीं कर सकता है। तो फिलहाल में मुझे लग रहा है कि कावेरी सीड के जो पहले के इश्यूज थे वो मोस्ट ऑफ द इश्यूज फिलहाल में सॉल्व हो गए हैं। उनका बैलेंस शीट आप देखो तो काफी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। एक्चुअली बैलेंस शीट में कैश अवेलेबल है क्योंकि उन्होंने लास्ट 3 ईयर से बायबैक किया है। इसके अलावा कंपनी कंटिन्यूसली डिविडेंड दे रही है। तो ये जो इश्यूज है वो फिलहाल में आप देखो तो रिड्यूस हुआ है, और मार्केट कुछ समय में ये जो स्टॉक है उसको रीरेट कर सकता है। और फिलहाल में जो वैल्यूएशन है वो काफी आप देखोगे तो अंडर वैल्यूड है। तो क्या आप आपके पोर्टफोलियो में कावेरी सीड्स का जो स्टॉक है वो होल्ड करते हो? इसके रिलेटेड आपके जो सजेशंस है या जो आपके कमेंट है या ओवरऑल सीड इंडस्ट्री के रिलेटेड वो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो। और इसके अलावा यदि आपको कोई एक स्पेसिफिक स्टॉक के रिलेटेड डिटेल एनालिसिस चाहिए होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। कावेरी सीड्स का जिसमें हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया, तो इसको आप प्लीज लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे।